Hello guys, welcome again to this discussion on class 10th geography and this is chapter number 5 part 2. सो पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि मिनरल क्या होता है, और क्या होता है, मिनरल और में डिफरेंस क्या है, ठीक है, फेरस मिनरल कौन से होते हैं, नॉन फेरस कौन से होते हैं, मोड ऑफ ऑकरेंस क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं किसमें, उस चैप्टर में, मतलब पार्ट 1 में, बेसिकली चैप्टर नंबर 5 में। और ये जो चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 है, इसमें हम इसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, बिकॉज पहला जो पार्ट था उसमें 5 ही पेज नोट्स कवर हुए थे, अभी 8 पेज बाकी हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं इस पार्ट में कंप्लीट होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पार्ट में क्या है, इतना समझाने वाला पार्ट नहीं है जितना पहले पार्ट में था। तो पहला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, समझ लेना। अगर नहीं आता है ढंग से तो प्लीज़ एक बार, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब इस चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर हम बात करें आपको सिविक्स में कोई प्रॉब्लम है तो चैप्टर मतलब क्लास 10th पूरी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। क्लास 9th जियोग्राफी अवेलेबल है, क्लास 9th सिविक्स भी अवेलेबल है। सिविक्स दोनों की अवेलेबल है, जियोग्राफी दोनों की अवेलेबल होने वाली है। हम बात करें क्लास 11th स्टार्ट हो चुकी है। सो जो भी जिनका भी मन है क्लास 10th के बाद आर्ट्स लेने का, सो प्लीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आएंगी। आपका जूनियर है अगर कोई तो प्लीज़ उसे शेयर करना है वीडियो 9th क्लास का, ठीक है। हो सके ये सब कंप्लीट होने के बाद 7th 8th की भी वीडियो आने लग जाए। तो बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अदर देन एकेडमिक बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे हम बात करें करंट अफेयर्स, आपको सोसाइटी में अवेयर रखेगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आसपास, तो वो सारी चीज़ों के लिए सब कुछ होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो कंजर्वेशन ऑफ minerals. So we are rapidly consuming mineral resources that required millions of years to created and concentrated. So हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं मिनरल रिसोर्सेज को, जो कि बहुत साल लेते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लेते हैं दोबारा से बनने में। सो एक हम बात करें, पहले चैप्टर में था, एक हम बात करें तो एक स्लोगन टाइप का हम बात करें तो ठीक है, कोट हम बोल सकते हैं। तो वो क्या था, दैट मदर अर्थ provides enough for everyone's need but do not provide enough to fulfill their greed. क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जो हमारी मदर अर्थ है वो इतना देती है कि सबकी नीड पूरी हो सके, लेकिन किसी का लालच पूरा नहीं हो सकता। बिकॉज लालच ऐसी चीज़ है जो कि आपकी कभी पूरी नहीं होगी, जितना भी मिल जाए आपके पास। आपको लगता है ना, वो जो एक स्टोरी होती है बचपन में कि 99 रुपीज़ थे, 1 रुपया वो जोड़ता है 100 हो जाते हैं, फिर वो सोचता है 200 हो जाए, फिर 300, फिर तो इस तरीके से आपका जो लालच है, जो ग्रीड है, वो बढ़ती रहती है। सो ठीक है, सो मदर अर्थ प्रोवाइड्स इनफ फॉर एवरीवनस नीड बट डू नॉट प्रोवाइड इनफ टू फुलफिल देयर ग्रीड। So this is a very important, हम बात करें quote which was said by our former prime minister पंडित जवाहरलाल नेहरू, मे बी, और महात्मा गांधी, दोनों में से किसी एक ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सो द जियोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं, वेस्ट करने से टाइम फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से कंज्यूम कर रहे हैं मिनरल्स को, और जो कि बहुत टाइम लेते हैं दोबारा से बनने में, रिप्लेनिशमेंट होने में, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट इज the geological process of minerals formation are so slow that the rate of replenishment of ore infinitely small in comparison to the present rate of consumption. तो जिस तरीके से हम कंज्यूम कर रहे हैं क्या अपने मिनरल्स को, अपने रिसोर्सेज को, वो क्या है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। और अगर हम बात करें उनके दोबारा बनने की तो वो बहुत स्मॉल है, ठीक है, इनफाइनाइटली स्मॉल है वो, कंपैरिजन करें अगर हम अपनी कंजप्शन के हिसाब से, ठीक है। सो इसीलिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एक गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिस्कस किया है हमने शायद पहले चैप्टर में, ठीक है, तभी तो 3 पार्ट आए थे उसके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब क्या है कि हम इतना यूज़ करें कि अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाएँ। सो हम वही तो हम बात करें, मोटिव है कि ढंग से यूज़ करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ऑप्टिमम यूज़, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है, तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो हम क्या बोल रहे हैं, जो सेकंड पॉइंट था वो हमारा क्लियर है। नेक्स्ट इज
A concerted effort has to be made in order to use our mineral resources in a planned and sustainable manner. Sustainable वर्ड आ गया. Sustainable वर्ड का मतलब होता है कि हम आज की अपनी ज़रूरत पूरी करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाएं. So a concerted effort has to be made in order to use our mineral resources. So हम एक एफर्ट मतलब ऐसा हमें एक प्लान करना पड़ेगा कि हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करें. कौन से रिसोर्सेज को? मिनरल रिसोर्सेज को, क्योंकि चैप्टर क्या है? मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज. ठीक है. रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग. अब आप एक चीज़ सोचो, अगर आपको आगे वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी ना मिले तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना. तो यही तो चीज़ है, ये रिसोर्सेज है. ठीक है. तो इनको अगर आप ज़्यादा खर्च कर लोगे तो एक तरह से हट जाएंगे पूरे, मतलब गायब हो जाएंगे. तो सोचना पड़ेगा, आपको अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा. So next is recycling of metals. Using scrap metal and other substitute are steps in conserving our minerals resources for future. So recycling of metals. हमें रिसाइकलिंग करनी पड़ेगी मेटल की. देखो मैं एक बहुत ही अच्छा चीज़ बताता हूँ कैसे हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं. जैसे कि जो आजकल जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे उनका कोई अगर मान लो एक बच्चा था, उसकी डेथ हो गई है ड्यू टू सम रीज़न. ठीक है. तो जिसको बुरा लगे प्लीज़ सॉरी. तो मान लो किसी की डेथ हो गई है. ठीक है. और उनकी कोई पुरानी चीज़ है जैसे कार है. ठीक है. वो कार जो उनकी माता जी हैं जब तक वो हैं वो उस कार को रखेंगी अपने बेटे की आखिरी निशानी करके. अच्छी बात है. लेकिन गाइज वो देखो, आप देखो वो एक तरह से हम बात करें क्या है, लायबिलिटी है. मतलब उसको अगर आप दोबारा से किसी को दे दोगे तो वो उसके यूज़ में आएगी, या फिर अगर किसी कंपनी को दे दोगे वो गला के दोबारा से कार बना सकती है. सो ये क्या है, एक अच्छी चीज़ है. ठीक है. हम सोचते हैं कि आपका इमोशन जुड़ा है उससे, लेकिन कब तक आप दे दो उसे तो कहीं यूज़ हो जाएगी. ठीक है. ठीक है. हो सकता है मैं भी यही करूं आगे जब बूढ़ा हो जाऊं तो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं. ठीक है. हम आप दे दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, इतनी समझ होनी चाहिए. बट हाँ, बूढ़े हैं तो कुछ बोल भी नहीं सकते. ठीक है. तो इस तरीके से हम उसे यूज़ कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं अपने मेटल रिसोर्सेज को, या हम बात करें मिनरल रिसोर्सेज को अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए. नेक्स्ट इज एनर्जी रिसोर्स. तो मिनरल रिसोर्सेज खत्म, एनर्जी रिसोर्स पे हम आ चुके हैं, अब स्विच कर चुके हैं. So energy resources required for all activities. Yes, energy resources are required for all activities. Energy resources are required to get mineral resources also. क्योंकि mineral resources हमें और की फॉर्म में मिलते हैं और हम उसे energy resources यूज़ करके हम mineral resources एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. तो बेसिकली हर एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी तो चाहिए ही. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तब भी मुझे एनर्जी चाहिए. क्यों? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी है. तो मुझे चाहिए, अदरवाइज मेरा सिस्टम नहीं चलेगा. ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. ये पेन नहीं चलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो चलनी चाहिए. सो एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. सो इन तरीक़ों से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. कोल से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से, यूरेनियम से एंड इलेक्ट्रिसिटी से. एनर्जी रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. सो नॉन मेटेलिक मिनरल. ठीक है. मिका. क्या? मिका. तो मिका मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज. मिका जो होता है वो कहाँ पे यूज होता है? जनरली इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में. हाई क्वालिटी मिका कहाँ पे पाया जाता है? इन झारखंड एंड हजारीबाग बेल्ट. गाइस ये मिनरल वाला पार्ट खत्म नहीं भी, चलो कोई बात नहीं. ठीक है. ये थोड़ा सा एक ही पार्ट है मिका का, बाकी तो एनर्जी रिसोर्स आ देंगे दोबारा से, कोई बात नहीं, सॉरी. तो नॉन मेटलिक मिनरल में आता है हमारा मिका. तो मिका क्या है? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है. हाई क्वालिटी मिका कहाँ पे फाउंड होता है? झारखंड एंड हजारीबाग बेल्ट. रॉक मिनरल लाइमस्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. जैसे कि मैंने बताया था, ओर में सिर्फ एक मिनरल प्रेजेंट नहीं होता, बहुत सारे मिनरल प्रेजेंट होते हैं. सो जो रॉक मिनरल्स लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन किसके साथ प्रेजेंट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ. तो इन दोनों में से किसी एक के साथ प्रेजेंट होता है और हमें दोनों को अलग अलग करना होता है मिका यूज करने के लिए हम बात करें. ठीक है. सो इट इज रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री. तो मिका क्या है? रॉ मटेरियल, सॉरी मिका नहीं, लाइमस्टोन. ठीक है. लाइमस्टोन क्या है? मिका तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में है, लेकिन जो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है रॉ मटेरियल की तरह, वो क्या है? लाइमस्टोन. लाइमस्टोन के बिना सीमेंट नहीं बन सकता. ठीक है. अब बात करते हैं सीधा सीधा एनर्जी रिसोर्स फॉसिल फ्यूल्स की. ठीक है. सो कोल. पहला कोल. कोल क्या है? थर्मल पावर के लिए यूज इन थर्मल पावर. कोल अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल एजेस गोंडवाना एंड टर्शरी डिपोजिट. तो दो जियोलॉजिकल एजेस में ये क्या है? प्रेजेंट था, गोंडवाना एंड टर्शरी डिपोजिट. और ये कहाँ पे यूज होता है? थर्मल पावर में.
नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। तो ज़्यादा कुछ नहीं मैंने बताया इसमें, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, ठीक है, रीड भी करोगे तो समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। हम बात करें पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम में क्या है, कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की चेन होती है बेसिकली देखा जाए तो, किसकी, हाइड्रोकार्बन की चेन, और इसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, ईथेन, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लिक्विड, सॉरी बूटेन होता है मे बी, चेक करके बताना मुझे कमेंट में, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है सबसे ज़्यादा। तो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, हाइड्रोजन और कार्बन की चेन बेसिकली, किसकी, हाइड्रोजन और कार्बन की चेन, ये दोनों अलग अलग वर्ड है यहाँ पे। हाइड्रोजन और कार्बन की चेन जो होती है लिक्विड और गैसियस स्टेट में। अकोरिंग सेडिमेंट्री रॉक ऑफ टर्शियरी पीरियड, ओएन क्या होता है ये बेसिकली, सेडिमेंट्री रॉक में प्रेजेंट होता है, किसमें, टर्शियरी पीरियड के। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये क्या है, गवर्नमेंट ओन कंपनी। हम बात करें तो 1956 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, मुंबई हाई 1973। सो ओएनजीसी क्या है, हम बात करें तो एक गवर्नमेंट कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। सो यहाँ पे क्या होती है, नेचुरल गैस की हम बात करें तो स्टोर होता है या प्रोड्यूस होता है, जो ही मान लो, क्योंकि इसके बाद क्या है, नेचुरल गैस का टॉपिक, ठीक है। सो कितने हो गए यहाँ पे, दो। फर्स्ट कोल, सेकेंड इज पेट्रोलियम, हम बात करें तो थर्ड इज नेचुरल गैस। सो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लैंड 1984 as PSU obtained along with oil in all oil field. तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 as PSU, तो PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट ने से अपने अंडर ले लिया है। सो एक्सक्लूसिवली रिजर्व आर ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, तो जो हम बात करें ये जो रिजर्व हैं इससे किसके, नेचुरल गैस के, वो कहाँ है, रिजर्व मतलब जहाँ पे स्टोर है अभी फिलहाल जो प्रेजेंट पाई जाती है, तो कहाँ पे, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्ट में बेसिकली, जो कि तमिलनाडु, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे पाई जाती है। त्रिपुरा क्या है, हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट हो जाता है वो, तो इसलिए जो ईस्टर्न कोस्ट है उसमें 3 स्टेट्स आती हैं यहाँ पे, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, एंड नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो त्रिपुरा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब फोर्थ पार्ट आ गया हमारा, इलेक्ट्रिसिटी। इट हैज सच अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन टुडे वर्ल्ड that its per capita consumption is considered as index of development. सो इलेक्ट्रिसिटी क्या, बहुत तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी की तरह यूज़ कर सकते हो। हीट एनर्जी कैसे, आप हीटर चलाते हो इलेक्ट्रिसिटी से, तो जो हीटर की इलेक्ट्रिसिटी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी को कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम इसे मैकेनिकली यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिकली कैसे, इलेक्ट्रिसिटी से कार रन होती है, यस होती है आजकल। तो क्या है वो, मैकेनिकल हो जा रही है अब। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें और प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम बात करें सिस्टम चला सकते हैं, हम अपने घर की लाइट जला सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, हम लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें हम इससे प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आजकल जितना भी पर कैपिटा कंजप्शन होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, तो उससे पता चलता है कितना डेवलप है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है कोई देश, उतना ज़्यादा वो डेवलप्ड है। सो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन 2 वेज, तो 2 तरीके से हम इसे जनरेट कर सकते हैं। बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइन टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो बाय रनिंग वाटर, तो हम क्या करते हैं, वाटर से मतलब उसके फ्लो से हम क्या करते हैं, वाटर को बहुत ऊपर से गिरते हैं, जो कि टर्बाइंस पे लगता है जाके, फिर टर्बाइंस क्या होते हैं, घूमते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मैकेनिकल सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस होती है। इसमें एक चीज़ ये अच्छी है कि इसमें क्या होता है, वाटर वेस्ट नहीं होता। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर विच इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। इंडिया हैज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लाइक भाखरा नंगल, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, द कोकिली हाइडल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। सो हमने देखा था कि जो डैम्स हैं, जो डैम्स बनते हैं वो क्यों बनते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन डैम्स का हम बात करें तो बहुत तरीके से हम बात करें क्रिटिसाइज किया गया, मतलब उसमें कुछ खामियां भी हैं। क्या कि जहाँ पे भी डैम्स बनते हैं वहाँ पे क्या होता है, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होता है लोकल पीपल्स का। जहाँ पे डैम्स बनते हैं वहाँ पे फिर लोग जो होते हैं वहाँ पे रह रहे होते हैं, उनको जगह चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे फिर क्या होता है, जो भी जो जगह होती है वो गवर्नमेंट ले लेती है डैम बनाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था, ठीक है। इसको डैम्स को ना बनाने के लिए बहुत सारे हम बात करें मूवमेंट चलाए गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हम बात करें रिन्यूएबल रिसोर्स है, फास्ट फ्लोइंग वाटर से बनाई जाती है। जैसे कि डायग्राम में यहाँ पे आपको शो होगा क्लियरली दैट ये क्या है, एक तरह का हम बात करें, ये क्या है, डैम। अब यहाँ से हमने पानी खोला, ये देखो खोला पानी,
यहाँ से पानी गया, फ्लो में जाएगा नीचे जाके, ये टरबाइन है यहाँ पे, इसको हिट करेगा, टरबाइन यहाँ पे घूमेगा, फिर यहाँ पे क्या होगी, जनरेट होगी, तो ये जनरेटर है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डैम खोलते हैं तो ये बहुत तेज़ी से नीचे जाता है, फिर क्या होता है, इसको घुमा देता है, तो मैकेनिकल एनर्जी फिर जाके हम बात करें तो क्या होता है, फिर इसमें ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे फिर आपका ट्रांसफार्मर दिख गया, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है आगे। सो इस तरीके से हम बात करें तो डेवलपमेंट होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट, बाय बर्निंग अदर फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू ड्राइव टर्बाइन टू प्रोड्यूस थर्मल पावर। सो या तो हम फ्यूल्स को जलाएंगे, जैसे कोल्स को जलाएंगे, फिर क्या बनेगी, हीट एनर्जी बनेगी, हीट एनर्जी से हम क्या करेंगे, फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करेंगे, तो टर्बाइन घुमाने के लिए हम यूज़ करेंगे क्या, हीट। हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट द मोस्ट इकोनॉमिकली हम बोल सकते हैं द मोस्ट सस्टेनेबल वे of producing electricity is by producing it through running water, means hydroelectricity, or by producing it through solar energy. So solar energy और hydroelectricity बहुत ही अच्छी हम बात करें वे है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने की, बिकॉज ये क्या है, रिन्यूएबल वे है, ठीक है। कभी पानी खत्म नहीं हो सकता, कभी सन ऐसा नहीं है उगना बंद होता है, सन उगना बंद हो गया तो जीवन खत्म, फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे होगी, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट, once generated the electricity is exactly the same. There are 310 thermal power plants in India. 310 थर्मल पावर प्लांट है, मतलब इतने पावर प्लांट हैं जो पेट्रोलियम कोल पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ रिसोर्स की। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ रिसोर्स मीन्स नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल, ठीक है। सो रिन्यूएबल होते हैं क्या, नॉन कन्वेंशनल सोर्स, जिसमें कि हम बात करें सोलर एनर्जी आएगी, अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। सो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर एनर्जी, वाइंड, टाइड, बायोमास एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। सो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या आता है, सोलर एनर्जी आती है, जो सोलर एनर्जी सन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। वाइंड एनर्जी, विंड कभी खत्म हो सकती है, विंड का फ्लो होना कभी बंद हो सकता है, नहीं हो सकता। टाइड आना कभी रुक सकता है, नहीं, ठीक है। बायोमास एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। सो दीज आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो ये क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। इंडिया इज ब्लेस्ड विद एन अबंडेंस ऑफ सनलाइट। तो इंडिया क्या है, हमारे पास बहुत सनलाइट है, हमारे पास बहुत सनलाइट आती है, तो हम क्या है, हमारे पास सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है, तो हम क्या है, सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट ड्यू टू टेक्नोलॉजी एरर, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो हमारे पास क्या, सनलाइट है, वाटर है, पूरा इंडियन ओशियन हम बात करें, विंड है, अच्छी खासी हवा चलती है, बायोमास है। सो हमारे पास क्या, इट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हैं जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड किस चीज़ से प्रोड्यूस करेंगे हम, सनलाइट, वाटर, विंड, बायोमास। क्लियर। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी रिसोर्सेज, मीन्स नॉन कन्वेंशनल मिनरल यूज। सो यूरेनियम, धरवर रॉक्स ऑल्सो फाउंड इन उदयपुर, अलवर एंड झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। यूरेनियम क्या है, हमारे पास है लेकिन हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, ये अंडर डेवलप्ड है, मतलब इसको हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम यूरेनियम को यूज़ कर पाएँ इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी तरह का एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो ये हमारे पास है, बट अभी जब टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस होगी इसको यूज़ करने की, तब हम इसे यूज़ करेंगे, बट अभी ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। क्लियर। तो कहाँ पे पाया जाता है, ये देख लो आप, अलवर, उदयपुर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, दुर्ग ऑफ छत्तीसगढ़, बांद्रा of Maharashtra and Kullu in Himachal Pradesh. Thorium obtained from monazite and ilmenite in beach sand along the coast of Kerala and Tamil Nadu. World's richest monazite deposit Palakkad and Kollam of Kerala. तो इस जगह के नाम पे सिर्फ हम बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही कि जो थोरियम और हम बात करें यूरेनियम है, ये हमारे पास है लेकिन ये क्या है, अंडर डेवलप्ड, हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। सिंपल, ये क्या है, अंडर डेवलप्ड है, हम इनको यूज़ नहीं कर सकते टू प्रोड्यूस एनर्जी। सिंपल। सोलर एनर्जी, अब ये देखो फिर से वही सीन हुआ ना, तो मैं थोड़ा सा जो नोट्स लिखता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, नॉन कन्वेंशनल आ गया ना थोड़े से, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, ये एक तरह से न्यूक्लियर थे। अब पढ़ेंगे हम इसके नीचे नॉन कन्वेंशनल, ये है नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल। तो सोलर एनर्जी में क्या आ जाता है हमारे पास,
इंडिया इज ट्रॉपिकल कंट्री, इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है। इट हैज़ एनॉर्मस पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी, तो हमारे पास बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। हम बात करें तो हमारे पास धूप हर समय आती है, ठंड में भी आती है, तो एक आधा महीना होता है जिसमें कि सूरज नहीं निकलता है, ठीक है। बट बाकी जो जितने भी दिन होते हैं, हम बात करें तो 300 दिन कम से कम हमारे पास सन होता है अवेलेबल, तो हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए क्या, फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी, जो सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी में। बट यह हम सोलर एनर्जी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सोलर एनर्जी हम अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं लार्ज स्केल पे आने वाले 4-5 सालों में, ठीक है। सो सोलर एनर्जी कंप्लीट। विंड पावर, इंडिया रैंक्स एज विंड सुपर पावर इन द वर्ल्ड। सो इंडिया जो रैंक करती है वर्ल्ड में, कैसे करती है, विंड सुपर पावर, क्योंकि राजस्थान बहुत विंड चलती है भाई, जाओ वहाँ पे विंड में लगा दो, आप एनर्जी प्रोड्यूस करते रहो, क्लियर। सो द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, बट जो लार्जेस्ट फार्म जो हम बात करें विंड फार्म क्लस्टर है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में, फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। तो इतना बड़ा ये हम बात करें क्या है, फार्म क्लस्टर। सो विंड पावर क्या है, रैंक्स है, इंडिया रैंक्स है सुपर विंड पावर, हम बात करें विंड सुपर पावर, और सबसे बड़ा कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कहाँ से कहाँ तक, नागरकोइल से लेके मदुरई तक। बात करते हैं बायोगैस की। बायोगैस मीन्स श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन इन रूरल एरियाज। तो बायोगैस से ये होता है, मतलब श्रब्स हम बात करें, वेस्ट मटेरियल हम बात करें, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट, इससे बायोगैस प्रोड्यूस होता है हमसे। जैसे देखो काऊ के हम बात करें, बफेलो के वेस्ट डंग से, वेस्ट हम बात करें काऊ डंग से हम क्या करते हैं, उपले बनाते हैं गांव में ट्रेडिशनल वे में। फिर क्या करते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं एज अ एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, उस पर रोटी बना लेते हैं उसको जला के, ठीक है। हम बात करें जो भी श्रब्स होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं गाँव में खेतों में, ठीक है, फार्म वेस्ट से, तो हम इससे क्या करते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस होती है, जिससे कि हम उसको यूज़ करते हैं एंड देन उसको डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट बायोगैस, सेम चीज़, ठीक है। तो बायोगैस 2 बार क्यों लिख दिया मैंने, सॉरी गाइस, ठीक है, तो अगेन ना सॉरी। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी बेसिकली जब टाइड आती है, ठीक है, तो ओशन टाइड कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। द गल्फ ऑफ कुछ, जो कि राजस्थान के आसपास प्रेजेंट है, प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशन फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी। 900 मेगावाट प्लांट इज सेट अप हेयर बाय द नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। सो टाइडल एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस जनरेट और टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कैसे, हम हमारे इंडिया में क्या होता है, हाई टाइड आती है हर महीने, जिससे हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने इसकी तरफ देखते हुए 900 मेगावाट का प्लांट भी सेट किया है इन कच्छ, इन गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि प्रेजेंट है राजस्थान में। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी so refers to the heat and electricity produced by using the heat from the interior of the earth। तो जियोथर्मल एनर्जी वो होती है जब हम अर्थ के अंदर की हीट को यूज करें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। जब क्या करें, हम अर्थ के अंदर की हीट को यूज करें और क्या करें, जनरेट करें इलेक्ट्रिसिटी। सो रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। So there are several hundred of hot spring in India which could be used to generate electricity। तो हमें पता है कि हमारे पास क्या हॉट स्प्रिंग्स हैं इंडिया में बहुत सारे, जो कि यूज हो सकते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। नेक्स्ट एंड लास्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। सो देयर इज ओनली वन वे टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्स एंड दैट इज यूज पावर जुडिशियसली। आप उतनी ही पावर यूज़ करो, हम बात करें उतनी ही पंखा चलाओ, उतना ही एसी चलाओ, उतना ही कूलर चलाओ, जो भी आप करते हो उतना ही करो जितने की आपको ज़रूरत है, एक्स्ट्रा मत करो, ठीक है, क्योंकि अपने को नीड भी पूरी करनी है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ना है। सो यूज़ पावर जुडिशली, मैं आपको पहले स्टार्टिंग में वीडियो में एक कोट बता चुका हूँ, दैट इज मदर अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू प्रोवाइड एवरीवन्स नीड बट डू नॉट प्रोवाइड इनफ टू फुलफिल द ग्रीड। So this is the quote and this quote you will remember your whole life। मैंने जब पढ़ा था मेरे को तब से याद है अब तक, और मैं नहीं बोलूँगा इसे, क्योंकि मुझे पता है कि क्या इंपॉर्टेंस है उस कोट की, सिंपल, ठीक है। सो उस टाइम पे बहुत अच्छा था ये, जिन्होंने भी बोला बहुत सोच समझ के बोला होगा और सच बोला, क्योंकि आप सबको पता है कि हम किस तरीके से एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। टीवी चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो वो गलत है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स का एक ही मैं बोलूँगा, यूज़ पावर जुडिशियसली। आप पढ़ सकते हो इसके बारे में बुक से, कोई दिक्कत नहीं, अलग से पैराग्राफ है।
ठीक है, तो वही होगा उसमें क्या, एनर्जी रिसोर्स में कंजर्व करने में, जैसे वाटर में होता है कि टैप को खुला मत छोड़ो, या जो भी है उसी तरीके से एनर्जी रिसोर्स में भी होगा, डू नॉट यूज़ एनर्जी, हम बात करें फालतू में, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु ऑल आर इन 10th स्टैंडर्ड, सो प्लीज़ शेयर इट एंड बी सेफ, स्टे एट होम, एंड अपने जूनियर को भी शेयर कर देना, बिकॉज क्लास 9th क्लास 10th भी अवेलेबल है, और कुछ समय बाद क्लास 7th और 8th भी होगी, तो सब कुछ आपको मिलेगा इस चैनल पर, इट्स माई प्रॉमिस। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय एंड बी सेफ।